नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे राजनीतिक भूकंप की गहराई में जाने वाले हैं जिसने दशकों पुरानी राजनीति की जड़ें पूरी तरह से हिलाकर रख दी हैं। दक्षिण भारत की राजनीति में हाल ही में जो हुआ है ना, वो सच में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से हकीकत है। एक ऐसा चुनाव जिसने स्थापित सत्ता को सीधी चुनौती दी, एक सुपरस्टार को अचानक एक जमीनी नेता बना दिया और एक मास्टरमाइंड रणनीतिकार की अचूक बिसात को दुनिया के सामने रखा। तो आइए बिना देर किए इस पूरी घटना के हर एक पन्ने को बारीकी से पलटते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। आइए शुरुआत करते हैं इस एक नंबर से 8,000। अब ये सुनने में कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं लगता है ना, लेकिन सच तो ये है कि ये वो चौंकाने वाला वोटों का अंतर है जिसने पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। जरा सोचिए, तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन अपने ही मजबूत गढ़ में अपनी ही सीट पर एक बिल्कुल नए और अनुभवहीन उम्मीदवार से पूरे 8,000 वोटों से चुनाव हार गए। एक सत्ताधारी मुख्यमंत्री का अपने ही घर में यूं हार जाना, ये इस बात का बहुत बड़ा और स्पष्ट संकेत है कि जमीन पर कुछ बहुत बड़ा बदलाव पक रहा था, जिसे सत्ता के नशे में बैठे लोग बिल्कुल भी भांप नहीं पा रहे। और हैरानी की बात तो ये है कि ये हार केवल एक सीट तक सीमित नहीं थी। इस जीत का स्केल देखिए आप। थलापति विजय की बिल्कुल नई पार्टी ने चुनावी मैदान में अकेले उतरकर 109 सीटों पर भारी जीत दर्ज कर ली। कोई पुराना गठबंधन नहीं, किसी स्थापित क्षेत्रीय दल का कोई सहारा नहीं। इस नए राजनीतिक दल ने अकेले दम पर द्रविडियन राजनीति के उस विशाल बरगद को हिलाकर रख दिया, जिसके बारे में हमेशा से ये कहा जाता था कि उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। ये वाकई सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये पूरी स्थापित व्यवस्था के खिलाफ एक बगावत थी। भाग 1। एक ऐसा राजनीतिक भूकंप जिसने दक्षिण की राजनीति के नियम ही बदल कर रख दिए। अब देखिए बदलाव की ये लहर शहरी इलाकों में कितनी ज्यादा मजबूत थी। इसे समझने के लिए ये आंकड़े देखिए। अकेले चेन्नई जैसे बड़े शहर और राजधानी में नई पार्टी ने 31 सीटों पर कब्जा जमा लिया। ये करीब करीब 80% की स्ट्राइक रेट है। ये वो शहरी और जागरूक वोटर हैं जो आमतौर पर तार्किक और विकास की राजनीति चाहते हैं, और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस नए विकल्प को अपना समर्थन दिया। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि लोग पुरानी और घिसी पिटी राजनीति से पूरी तरह ऊब चुके थे और उन्हें बस एक सही विकल्प का इंतजार था। भाग 2। सुपरस्टार की नई छवि, एक फिल्मी हीरो से एक जमीनी नेता तक का सफर। सवाल उठता है कि ये बदलाव मुमकिन कैसे हुआ। तो इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है पर्दे के पीछे काम कर रहे रणनीतिकार प्रशांत किशोर को। उनकी रणनीति कमाल की थी। एक लार्जर देन लाइफ फिल्मी सितारे की जो इमेज होती है ना, भारी मेकअप, चमकदार डायलॉग्स, उसे बड़ी ही चालाकी से और जानबूझकर तोड़ा गया। चुनाव प्रचार में विजय को एक सरल, शांत और संवेदनशील बड़े भाई या अन्ना के रूप में पेश किया गया। फिल्मी डायलॉग्स की जगह उन्होंने शिक्षा सुधार, सिस्टम की कमियों और राज्य के आर्थिक विकास पर बात की। मनोवैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो वोटर्स को एक ऐसा नेता चाहिए था जो उनके बीच का लगे, ना कि कोई ऐसा जो उनकी पहुंच से ही बाहर हो, और ये दाव बिल्कुल सटीक बैठा। भाग 3। लोक लुभावने वादे और इस चुनाव का पूरा अर्थशास्त्र। इमेज बदलने के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी रणनीति थी, वो थी आक्रामक अर्थशास्त्र, यानी ऐसे वादे जिन्हें कोई नकार न सके। इन वादों की गहराई सच में हैरान करने वाली थी। महिलाओं को शादी पर 8 ग्राम सोना और सिल्क की साड़ी, साथ ही परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 1,000 रुपए नकद, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए 3,000 रुपए की मासिक पेंशन और हर एक परिवार के लिए 6 गैस सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त और 2.5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस। ये वादे हवा हवाई नहीं थे। इन्हें समाज के हर उस वर्ग को सीधे टारगेट करके बनाया गया था जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था। जाहिर है, इन सीधे आर्थिक फायदों ने वोटर्स के फैसले पर बहुत गहरा और सीधा असर डाला। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। वादों की ये लिस्ट काफी लंबी है। युवाओं और किसानों को भी इस पूरी रणनीति के बिल्कुल सेंटर में रखा गया। 200 यूनिट मुफ्त बिजली, किसानों की पूरी कर्ज माफी, 5 लाख नई नौकरियों का वादा और युवाओं के लिए पेड इंटर्नशिप। ये वादों का एक ऐसा सॉलिड पैकेज था जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया कि वो लोगों की पारंपरिक वफादारी और पुरानी राजनीतिक विचारधाराओं को पूरी तरह दरकिनार कर दे। क्योंकि जब बात सीधे आपके रोजगार और आपकी आर्थिक सुरक्षा की आती है ना, तो अक्सर लोग पुराने जुड़ाव को छोड़कर नए और बेहतर विकल्पों की ओर मुड़ी जाते हैं। भाग 4। हार का विश्लेषण। एक मजबूत सत्ताधारी पार्टी का पतन आखिर हुआ कैसे? एक इतनी मजबूत सरकार अचानक ताश के पत्तों की तरह कैसे ढह गई, इसे हम कुछ स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला कदम था सत्ता का अहंकार और जरूरत से ज्यादा आत्मसंतुष्टि। दूसरा था जनता से उनका बढ़ता अलगाव।
पार्टी के सुस्त और लापरवाह कार्यकर्ताओं की वजह से आम आदमी को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी जूझना पड़ रहा था। तीसरा और बहुत बड़ा कारण बना भ्रष्टाचार और परिवारवाद के गंभीर आरोप। और अंत में पुरानी और घिसी-पिटी कट्टर राजनीति से लोगों की थकान। जनता अब विवाद नहीं बल्कि विकास और एक साफ सुथरा शासन चाहती थी, जो उन्हें इस नए विकल्प में साफ साफ नजर आ रहा था। भाग 5 भावनात्मक जुड़ाव, सहानुभूति की लहर और लेडी लक। हम सबको पता है कि भारत में राजनीति केवल डेटा और वादों से नहीं चलती, इसमें इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। चुनाव के दौरान विजय और अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन पर कई बहुत ही निचले स्तर के व्यक्तिगत हमले किए गए, तलाक की झूठी अफवाहें तक फैलाई गई। लेकिन इन हमलों ने एकदम उल्टा काम किया। विजय ने इन आरोपों पर बहुत ही गरिमापूर्ण और शांत तरीके से प्रतिक्रिया दी, जिससे जनता के बीच उनके लिए सहानुभूति की एक बड़ी लहर पैदा हो गई। और सबसे दिलचस्प बात तो ये रही कि 4 मई को जब चुनाव के नतीजे आ रहे थे, उसी दिन त्रिशा का जन्मदिन भी था। नतीजे वाले दिन उनका विजय के घर जाकर बधाई देना जनता की नज़रों में इस पूरे विवाद को एक परफेक्ट हैप्पी एंडिंग दे गया। इस इमोशनल कनेक्शन ने इस कैंपेन को एक ऐसी मजबूती दी जिसे तोड़ना नामुमकिन था। भाग 6 रणनीतिकार का बदला, प्रशांत किशोर का ये पूरा अभियान। अब तक हमने जो भी चर्चा की वो सब तो सामने मंच पर चल रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी इससे भी कहीं ज्यादा गहरी है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 2021 में इसी मौजूदा सत्ताधारी पार्टी को जीत दिलाने में सबसे अहम भूमिका प्रशांत किशोर की ही थी। लेकिन जीत के बाद तमिलनाडु में बिहारियों के खिलाफ जो अपमानजनक बयान और घटनाएं हुईं, उसने एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। माना जाता है कि यहीं से प्रोफेशनलिज्म से हटकर एक स्वाभिमान की लड़ाई शुरू हो गई। 2024 आते आते प्रशांत किशोर ने विजय की पार्टी के लिए माइक्रो लेवल पर डेटा एनालिटिक्स और बूथ मैनेजमेंट शुरू कर दिया। और आखिरकार 4 मई को उसी पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंका जिसे उन्होंने खुद कभी सत्ता के शिखर पर बैठाया था। इस पूरी मास्टर स्ट्रैटेजी के पीछे की जो असली आग थी, वो प्रशांत किशोर के इस एक कथित बयान से बिल्कुल साफ हो जाती है। उन्होंने कहा था, मेरा बस चला तो हम बदला लेंगे, जिनको जिताया था उनको हराएंगे। ये केवल गुस्से में बोला गया कोई बयान नहीं था, ये एक रणनीतिकार का वो अटल संकल्प था जिसने दक्षिण में एक नए राजनीतिक ढांचे की नींव रख दी। ये घटना हमें ये सिखाती है कि कैसे व्यक्तिगत स्वाभिमान और एक अचूक पेशेवर रणनीति का संगम किसी भी मजबूत से मजबूत राजनीतिक किले को ध्वस्त कर सकता है। इस पूरी घटना ने प्रशांत किशोर के राजनीतिक करियर के एक बहुत ही रोचक विरोधाभास को भी जन्म दिया है। एक तरफ आप देखेंगे तो वो एक संघर्षरत खिलाड़ी नजर आते हैं जो अपने गृह राज्य बिहार में अपनी खुद की पार्टी के साथ कोई खास चुनावी सफलता हासिल नहीं कर पाए, लेकिन दूसरी तरफ वो एक अनबीटेबल मास्टर कोच साबित हुए हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी, 2015 में नीतीश कुमार, फिर ममता बनर्जी, जगनमोहन रेड्डी और अब थलापति विजय। ये साफ दिखाता है कि जो व्यक्ति शायद खुद फ्रंट फुट पर चुनाव लड़ने में उतना सफल ना रहा हो, वो पर्दे के पीछे से पूरा का पूरा खेल पलटने में कितना बड़ा माहिर है। और इस पूरे विश्लेषण के अंत में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसा सवाल जो पूरे देश के राजनीतिक हलकों में तेजी से गूंज रहा है। तमिलनाडु में इस अभूतपूर्व और ऐतिहासिक जीत की स्क्रिप्ट लिखने के बाद क्या ये बेहद सफल कोच अंततः अपने ही गृह राज्य बिहार में एक सफल खिलाड़ी बन पाएगा? क्या तमिलनाडु का ये जादुई प्रयोग उनके अपने राजनीतिक उदय के लिए एक लॉन्च पैड बनेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सटीक उत्तर तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। इस विस्तृत चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति के ऐसे ही दिलचस्प दांवपेच हम आगे भी डिकोड करते रहेंगे।